आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सेव सर्विस में। दोस्तों, जीएस की क्लास में जियोग्राफी चल रहा है कोचिंग पे, तो वो अंतिम चरण में है अपने और कुछ टॉपिक्स बार बार रह जाते हैं, तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना लेते हैं। वीडियो तो पहले भी बन गया था लेकिन वो अपलोड नहीं हो पाया था, इसलिए आज दोबारा बना रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मैं आपको यहाँ पे लिखा बहुत कुछ है, लेकिन जो मैं ठीक करूँगा, जो बताऊँगा वही आपको अपने नोट पे नोट करना है। और आइए शुरू करते हैं। तो देखो, आज क्लास में सिंचाई पे बात चल रही थी, ठीक ना। तो यहाँ पे देखेंगे क्या है कि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तालाब। मैंने आज बता दिया था आप लोगों को। प्रायद्वीपीय भारत समझ रहे हो तो ये वाला, ठीक ना। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? तो तमिलनाडु में होती है। जहाँ पे मैं ठीक कर रहा हूँ ये आपको लिखने हैं नोट पे अपने, ठीक है। देश में सर्वाधिक जो नलकूप पंप सेट कहाँ है? तमिलनाडु में। ये खास बात आपके लिए नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ये आपको लिखना है कि नलकूपों की सर्वाधिक सघनता उत्तर प्रदेश राज्य में है, मतलब सर्वाधिक जो नलकूप कहाँ है तो वो यूपी में है, ठीक। फिर लिखा है कि भारत में नहर सिंचाई का दूसरा प्रमुख साधन है। तो पहला कौन सा है? मैंने बता दिया था आपको जो क्लास में, क्या है कि नलकूप पहले नंबर पर है, दूसरे पे क्या है? नहर है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। लिखिए क्या है? सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 3 राज्य। ये मोस्ट है, आप लोगों के लिए लिख लेना। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल कहाँ है? यूपी में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, ठीक। और फिर क्या है कि वर्तमान में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला, मतलब सबसे ज़्यादा विस्तार या सबसे ज़्यादा सिंचाई की जरूरत कहाँ पड़ती है? तो पंजाब। तो ये भी फैक्ट आपके लिए ज़रूरी है। तो अगला टॉपिक है नहरें। तो नहरें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना समझना, ये लिखा है कि पहली गंगा नहर है भारत में 1927 में बनी, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जरूरी क्या है? देखिए, नदी जोड़ो परियोजना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इंजीनियर विश्वेश्वरैया जी ने दिया था, जो भारत के पहले इंजीनियर भी कहे जाते हैं। ये आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। ये आपके अपने को जो नोट्स पे होना चाहिए, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ पे, जैसे कि ये ज़रूरी है, त्रिवेणी नहर कहाँ है? ठीक है, तो त्रिवेणी नहर कहाँ है? ये बिहार में है और जो गंडक नदी से निकलती है, ठीक ना। पूर्वी सोन, पश्चिमी सोन, ये कहाँ है? ये बिहार में है, सोन नदी से निकलती हैं। तो ये भी आपके लिए ज़रूरी है, ये लिख लेना। फिर यहाँ पे आगरा नहर, ये मोस्ट है, यमुना नदी से निकलती है, ठीक। फिर ऊपरी गंगा निचली गंगा मोस्ट नहीं है, ये इतनी ज़्यादा पूछी नहीं जाएगी। फिर जीडी में तो बिल्कुल नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, एक तो ये नहर मैटूर नहर, ये कई बार पूछी गई, ये लिख लो आप लोग। कहाँ है? तो कावेरी नदी से निकलती है और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में बहती है, ठीक है। पेरियार नदी, ये पेरियार नहर, ये पेरियार से निकलती है, खास नहीं है। जो मैं टिक करा रहा हूँ वही आप लोगों को लिखना है, ठीक है। फिर एक है एडन नहर, ये पूछी गई है कई बार, ये दामोदर नदी से निकलती है और पश्चिम बंगाल में बहती है। तो ये नहर, जहाँ पे नहर का मामला फिनिश होता है। अब एक टॉपिक है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। तो बहुउद्देशीय का मतलब क्या होता है? देखिए, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से, ये आपको लिखना है हेडिंग में, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। जैसे देखिए, कोई एक नदी पे कोई एक परियोजना बनाई गई, बांध बनाया गया, तो वहाँ पे क्या बहुत सारे जो उद्देश्य होते हैं, कोई एक उद्देश्य नहीं होता है। तो देखिए क्या है, पहला उद्देश्य जैसे बाढ़ को रोकना। भाई ये पानी फैल जाता था यहाँ पे, तो यहाँ पे रोक लिया गया, तो बाढ़। फिर कहा आपूर्ति पेयजल, यानी पेयजल के यहाँ पे प्लांट लगाया गया, तो पेयजल की जो आपूर्ति की गई। फिर सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई, नहर परिवहन। तो ये सब होते हैं। या फिर यहाँ पे क्या होता है? ऊर्जा निर्माण भी होता है, बिजली बनाई जाती है, ठीक। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं ये होती हैं। अब देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन परियोजनाओं की उपयोगिता के आधार पर इनको आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ये आपके लिए मोस्ट है, ये इतना पूरा आपके लिए मोस्ट है, ये हेडिंग डालना है। अब सीधे सीधे करना है कुछ परियोजनाएं और वो कहाँ स्थित हैं, बस सीधे ये काम हमें करना है। तो देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए, घाट प्रभा परियोजना, अक्सर जो परियोजना क्या है कि नदियों के नाम से ही है, कुछ एक जो अलग है वो मैं बता दूंगा। तो घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पे है और कहाँ है? कर्नाटक में है। तो ऐसे आप लोग कर्नाटक लिख लो पहले, फिर यहाँ से जो हम टिक कराएं वो अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर क्या है? शिव समुद्रम परियोजना, ये कावेरी नदी पे है, ठीक है। ये बहुत मोस्ट है, इसको याद कर लेना आप लोग। फिर क्या है? अलमट्टी, यहाँ पे लिखा है अलमाटी या अलमट्टी भी कहते हैं कहीं। तो ये कहाँ है? ये कृष्णा नदी पे है, ये भी बहुत मोस्ट है। ये सब कहाँ है? कर्नाटक की चल रही है अभी। फिर काली नदी पे है, ये नहीं मोस्ट है, आपको नहीं करना है। फिर शरावती आपको करना है, शरावती परियोजना, ये शरावती नदी पे है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से जो कर्नाटक वाले पार्ट में 3 नदियाँ करना है, ठीक। उसके बाद बढ़ जाते हैं असम पे।
असम वाले पार्ट में आपको क्या करना है कि कोपली परियोजना कोपली नदी पे, ये जरूरी है, ये लिख लो, ठीक है। फिर कुल्सी परियोजना भी ये जरूरी है, कुल्सी नदी पे है, ये कहाँ है, ये दोनों असम में हैं, ठीक है। असम में ये दो ही आपको जो करने हैं सिर्फ, ठीक। उसके बाद बढ़ जाते हैं केरल की तरफ, और यहाँ से चारों ये मोस्ट हैं, केरल हेडिंग डाल के चारों आपको करना है। सबरीगिरी परियोजना ये पंबा नदी पे है, नदी भी करनी है, ठीक ना। इडुक्की परियोजना ये पेरियार नदी पे है, और मालमपुझा परियोजना ये मालमपुझा नदी पे है। चेरुथोनी बांध या परियोजना ये चेरुथोनी नदी पे, ये चारों कहाँ, ये केरल में है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको ये दो याद करने थे, जैसे सबरीगिरी पंबा पे है, इडुक्की पेरियार पे है, बाकी तो नदी के नाम से हैं, ठीक। अब बढ़ जाते हैं सिक्किम में। तो सिक्किम की ये दोनों आपके लिए बहुत मोस्ट हैं। रंगीत परियोजना कई बार परीक्षा में पूछी गई है, ये पूछा कि कहाँ है, तो सिक्किम में है, रंगीत नदी पे है। तीस्ता परियोजना कहाँ है, तो सिक्किम में है, तीस्ता नदी पे है, ठीक है। अब बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ, और सारी की सारी मोस्ट है यहाँ पे, ठीक। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पे है, ठीक। रतले परियोजना ये भी चिनाब नदी पे है। सलाल परियोजना ये भी चिनाब पे है, और बगलिहार परियोजना ये भी चिनाब पे है। फिर चुटक परियोजना ये सुरू नदी पे है, और उरी परियोजना ये झेलम नदी पे है, और तुलबुल ये भी झेलम नदी पे है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 की 7 आपके लिए मोस्ट हैं, आपकी कॉपी पे होने चाहिए नोट्स में। फिर करेंगे लद्दाख की एक परियोजना है, सिर्फ कौन है, कई भी अभी कई परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, लेकिन ये जरूरी है, निम्मो बाजुगो परियोजना, ये कहाँ है, सिंधु नदी पे है, और ये लद्दाख में है, ये वेरी मोस्ट है, आप लोगों को ये नोट करना है, ठीक है। उसके बाद में महाराष्ट्र में परियोजनाओं की बात कर लें, तो जैसे कि ये लिखना है आपको, जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पे है, महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। कोयना परियोजना कोयना नदी पे है और महाराष्ट्र में है। तो यहाँ से ये सिर्फ आपको 2 ही करनी है, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये कुछ परियोजनाएँ हैं, अभी और भी हैं, देखेंगे। अब देखिए भाखड़ा नागल, यहाँ पे आपको दिखने में नहीं आ गया होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, भाखड़ा नागल परियोजना, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये 2 परियोजनाएं अलग अलग हैं, भाखड़ा अलग है और नागल जो अलग है, लेकिन संयुक्त रूप से इनको कहा जाता है, ठीक है। संबंधित नदी कौन है, सतलज पे हैं। संबंधित राज्य कौन है, तो यहाँ पे 3 राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ये जितनी भी मैंने परियोजनाएं बनाई, ये कोई एक ही राज्य में नहीं है, लेकिन क्या है कि ये मुख्यतः स्थित वहाँ है, लेकिन लाभ कईयों को पहुँचाती हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मुख्यतः कहाँ है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। निर्मित बांध भाखड़ा बांध, ये विश्व का सबसे ऊँचा गुरुत्वीय बांध है, ठीक है, ये फैक्ट है आपका, एक लिख लेना इसे, ठीक है। इसी परियोजना में क्या है, गोविंद सागर जो है झील भी एक बनाई गई है, ठीक। ये पड़ती है कहाँ, हिमाचल प्रदेश में पड़ती है बेटा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ इनका संबंधित राज्य हैं, ये राज्य क्या हैं, इससे लाभान्वित होते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। तो ये इससे, तो ये भाखड़ा और नागल बांध की बात हो गई, ठीक है। जो समझ में ना आए उसे कमेंट भी कर सकते हो, या हमसे क्लास में भी पूछ सकते हो, आए जब हम। अच्छा, एक और है कि दामोदर घाटी परियोजना, ये भी काफ़ी फेमस रहती है, इसमें कई बातें हैं। तो इसको बोलते हैं कि स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, 1948 में बनी थी, ठीक है। टेनेसी नदी जो है, जो अमेरिका की, इसके आधार पे ये बनाई गई थी। ये आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा मोस्ट नहीं है। यहाँ देखिए बांध कौन कौन से बनाए गए, तो तिलैया बांध बराकर नदी पे है, मोस्ट है, आपको बिल्कुल लिख लेना है, ठीक। मैथान बांध ये बराकर और दामोदर नदी पे, ये भी आपको लिख लेना है, ठीक है। फिर पंचेत हिल बांध, ये भी आपको लिख लेना है, ये दामोदर घाटी में ही आता है, ठीक। तो ये इतना आपको यहाँ से करना था। आगे बढ़ जाते हैं, अब हीराकुंड बांध की बात करते हैं। ये कुछ ऐसे बांध हैं जो कि थोड़ा खास हैं, तो मैं इनको अलग से लेके आया हूँ। हीराकुंड बांध ये महानदी पे बना है, और संबंधित राज्य क्या है, उड़ीसा में बना है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध बताया जाता है, ठीक है, सबसे लंबा। फिर टिहरी बांध परियोजना, ये भी बहुत मोस्ट आपको लिखना है। तो भागीरथी और भिलांगना नदी में ये बना हुआ है, ठीक है, उत्तराखंड में है। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, इसको मोस्ट से इसको लिख लेना है बेटा, ठीक है, सबसे ऊंचा बांध है। ये सबसे लंबा था, ये सबसे ऊंचा है, तो ये आप लोगों को करना है। जो समझ में ना आए उसको ज़रूर पूछ लेना कमेंट में या क्लास में। अच्छा, अब करेंगे अरुणाचल प्रदेश के कुछ जो परियोजनाएं हैं। देखिए बांध सबसे कन्फ्यूज मत होना, मैं समझा दूँ, परियोजना और बांध से कन्फ्यूज मत होना। सोचिए समझिए, नदी है, कोई तंत्र निकला है, परियोजना नाम कोई दे दिया गया। एक परियोजना के में
कई बांध हो सकते हैं। एक बांध की भी एक परियोजना हो सकती है, मतलब परियोजना एक बड़ा नाम है, उसमें बांध उसकी एक मेन इकाई है, मतलब बांध से परियोजनाएं शुरू होती हैं। तो बांध और परियोजना में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। बांध के नाम से परियोजना है, परियोजनाओं के नाम से भी बांध है, ठीक बेटा, समझ लीजिए। अरुणाचल प्रदेश में क्या लिखेंगे तो कामेंग लिखेंगे, कामेंग कामेंग नदी पे है। फिर लिखेंगे दिबांग, दिबांग दिबांग पे है। बस ये दो आपको यहाँ से करनी है अरुणाचल प्रदेश से। अब बढ़ जाते हैं तेलंगाना की तरफ। तेलंगाना में जो निजाम सागर परियोजना, ये मंजूरी नदी लिखा है यहाँ पे, चलो मैं इसको देखूँगा शायद, ये ठीक बता दूंगा मैं आपको। तो ये आपको करना है। ये कहाँ है, तेलंगाना में है, ठीक है। मुख्यतः पूछते हैं राज्य कहाँ है, ठीक। फिर पोंचमपाद, ये गोदावरी पे, ये तेलंगाना में है। रामगुंडम परियोजना, ये भी कहाँ है, तेलंगाना में है। ये आपको तीनों यहाँ से करने हैं। फिर बढ़ जाते हैं तमिलनाडु में, ठीक है। पायकारा परियोजना, ये पायकारा नदी पे है, तमिलनाडु में है। मेट्टूर परियोजना कावेरी पे है, कहाँ है, तमिलनाडु में। देखिए ये पूछा भी गया है SSC GD में, ठीक है, 2019 में। आगे बढ़ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं गुजरात की। तो गुजरात में एक काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पे है, जरूरी है। फिर एक उकाई, तो आपको हमने जो लिखवाई दी, तो ये यहाँ से दो ही ये करनी है, हाँ नहीं। फिर क्या है, सरदार सरोवर, बहुत मोस्ट है, सरदार सरोवर बांध, ये ठीक नर्मदा नदी पे है, ठीक। और साबरमती परियोजना, ये साबरमती नदी पे है, ये भी आपको करना है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ से कंफ्यूज मत होना। सरदार सरोवर बहुत लोग जो मध्य प्रदेश मार देते हैं, तो मध्य प्रदेश नहीं है, ये कहाँ है बेटा, ये गुजरात में है, इसको ध्यान रखना, ठीक ना। ये भी देखो पेपर जो उकाई परियोजना जो आया SSC GD में आया कि नहीं, तो यहाँ से आपको बहुत ध्यान में रख के क्वेश्चन करने हैं। उत्तर प्रदेश की देख लें तो रिहंद परियोजना रिहंद नदी पे है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पे है। और सागर परियोजना ये सागर नदी पे है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो गांधी सागर परियोजना बहुत ज़रूरी है, चंबल नदी पे है, लिख लेना है आपको नोट्स में। तवा परियोजना, ये तवा पे, ये भी बहुत ज़रूरी है। बाण सागर परियोजना, ये भी बहुत ज़रूरी है, सोन नदी पे है और मध्य प्रदेश में स्थित है। राजघाट बांध, ये बेतवा नदी पे है और मध्य प्रदेश में स्थित है, ये भी आपके लिए मोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ से ये सारे करने हैं। देख लीजिए यहाँ पे क्या, इंदिरा सागर परियोजना, ये भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ओंकारेश्वर और महेश्वर, ये सब नर्मदा नदी पे हैं, ठीक। तो इनको भी लिख लेना आप लोग, इंदिरा गांधी, ठीक है, ओंकारेश्वर और महेश्वर, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं और राजस्थान में अब प्रवेश करते हैं। तो राजस्थान में जवाहर सागर परियोजना है, ये चंबल नदी पे है, बहुत मोस्ट है, लिखना है आपको। फिर राणा प्रताप सागर है, ये भी चंबल नदी पे है। और जवाई बांध, ये भी जवाई नदी पे है, ये भी आपको यहाँ से करने हैं। तो राजस्थान में 3 आपको करने हैं, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और जवाई बांध, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं और अब देख लेते हैं झारखंड को, ठीक है। तो झारखंड में मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पे ही है, ठीक। दामोदर घाटी परियोजना आप लोग तो लिख भी चुके हो, चाहो तो उसको लिख लेना। स्वर्ण रेखा परियोजना बहुत मोस्ट है, ये भी लिख लेना है आपको। और तलैया बांध भी लिख लेना है, ये बराकर नदी पे है। तो यहाँ से 1 2 3 4 ये जरूरी नहीं है, ठीक। फिर उत्तराखंड की बात करते हैं, यहाँ से सारी पूछते भी बहुत सारी हैं यहाँ से। तो रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पे जरूर लिखना है आपको, कहाँ है, उत्तराखंड में है, ठीक है। किसाऊ बांध परियोजना, ये टोंस नदी पे, ये भी उत्तराखंड में है। टनकपुर परियोजना, ये काली नदी पे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शारदा नदी भी कह देते हैं। फिर करमोली परियोजना, ये बाणगंगा नदी पे है। और कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना, ये भागीरथी नदी पे है। तो ये कुछ मोस्ट हैं, ये भी आपको करनी ही करनी है, ठीक है। एक यही जो उत्तराखंड की कौन सी, लखवार व्यासी, तो ये यमुना नदी पे है। तो ये इतनी उत्तराखंड से आपको करनी ही करनी है। फिर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे चमेरा परियोजना है, रावी नदी पे है, बहुत मोस्ट है, ये भी आपको लिखनी ही लिखनी है। देखिए ये स्टेनोग्राफर में पूछी गई है। और देख लीजिए हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी हैं। तो नाथपा झाकरी परियोजना सतलज पे है हिमाचल प्रदेश में, ये भी आपको लिखना है। सुईल परियोजना भी लिखना है, सुईल नदी परियोजना, ये सुईल नदी पे है। और सुईल किसकी सहायक है, तो रावी की सहायक नदी है, ठीक है। फिर पोंग बांध करना है, ये 2 आपको नहीं करना है। पोंग बांध ये व्यास पे है, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। अब बात कर लें आंध्र प्रदेश की। तो श्रीशैलम परियोजना, ये कृष्णा नदी पे है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। मचकुंड परियोजना, ये मचकुंड नदी पे है और आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर परियोजना, ये भी कृष्णा पे है और कहाँ है, आंध्र प्रदेश पे है। तो ये आपको 3 करनी। जो अगला टॉपिक है उसका नाम है खनिज संसाधन। हेडिंग डाल लो, बहुत थोड़ा सा यहाँ पे करा के और निकल जाएंगे, ठीक है।
तो खनिज संसाधन क्या होता है, देखिए प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो खनिज कहलाता है। ठीक है, ये चाहो तो लिख लो, आपके काम तो पेपर में नहीं आएगा लेकिन आपकी समझ आपको कॉन्सेप्ट प्रदान करता है। खनिजों पर राज्य सरकारों का अधिकार होता है। अब देखिए ये पेपर में आता है, खनिज पे किसका अधिकार होता है, तो राज्य सरकार का अधिकार होता है। ये पेपर में आता है बेटा, इसको ध्यान में रखना है, ये आता है पेपर में, राज्य सरकार का अधिकार होता है, ये आपको लिख लेना चाहिए। खनिजों पर राज्य सरकार का अधिकार होता है तथा खनन कानूनों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। ठीक है, ये कहते हैं किसका विषय है, तो ये राज्य सरकार का विषय है। बाकी ये सब चीज़ें जो है आर्कियन, ये चट्टानें हैं और ये आपको डिटेल में जब पढ़ने को होगा तब आपको जो बताया जाएगा। ठीक है, आगे ये देख लीजिए थोड़ा सा, एक हमने ये टेबल है कि खनिज दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक तो धात्विक, अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं लिख देता हूँ, ये धात्विक है और ये है अधात्विक। ठीक है, धात्विक मतलब धातु और अधातु मतलब जो धातु नहीं है। तो धात्विक दो तरीके के होते हैं, एक तो लौह खनिज होते हैं, एक अलौह खनिज होते हैं। ठीक है, जिनमें लौह नहीं होता वे क्या अलौह होते हैं, और अधात्विक में क्या है, जैसे पत्थर में आ जाते हैं। तो देखिए धात्विक में अगर लौह की बात करेंगे, ये चाहोगे तो ये वाला आप टेबल बना लेना। तो लौह में ये टंगस्टन लिखा हुआ है, ये निकल है, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट और लौह अयस्क। ठीक है, अब यहाँ तो ऐसा है नहीं कि दोबारा बोलेंगे नहीं तो आप लोग जो लिख नहीं पाओगे, आप लोग फिर से पॉज कर सकते हो, सुन सकते हो। फिर अलौह में देख लें तो क्या है, ये जिंक, एल्युमिनियम, टिन, सीसा, तांबा, प्लेटिनम, चांदी। ये जो टिन है, टिन ध्यान रखना अलौह में आता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, बस ये कन्फ्यूजन वाला सिस्टम है। अधात्विक में देख लीजिए संगमरमर आता है, ग्रेनाइट, अभ्रक, जिप्सम, गंधक, पायराइट, एस्बेस्टस है ना, और चूना पत्थर, और हीरा। हीरा भी क्या आता है, अधात्विक खनिज में आता है, क्योंकि ये धातु नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, तत्व बोल देते हैं। ठीक, इसके बाद आपके लिए कुछ ज़रूरी है कि कुछ संस्थान है, खनिज संस्थान, ये कहाँ हैं, तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये खेतड़ी में है। खेतड़ी कहाँ है, तो आपका राजस्थान में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये कहाँ है, आपका उदयपुर में है। भारतीय खान ब्यूरो ये नागपुर में है। राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला ये जमशेदपुर में है। ठीक है, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र ये धनबाद में है, और खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड ये नागपुर में है। ठीक है, तो ये कुछ ज़रूरी था। ठीक है, अब थोड़ी बात करते हैं लौह खनिज की। लौह खनिज के देखो क्या होता है, ये सब खनिज ना स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं, ये अयस्कों में पाए जाते हैं। ठीक ना, क्या होता है अयस्क का मतलब, जैसे हम मिट्टी से यानी कि पृथ्वी से कोई चीज़ निकाले हैं ना, तो वो मिट्टी में है ना, तो ऐसे उसको जो अलग करना पड़ता है। जो ऐसे ये खनिज जो होते हैं ये क्या होता है, ये किसी किसी के साथ में क्या होता है इनबिल्ड होते हैं, फिर उनको प्रोसेस जो करके अलग निकाला जाता है। तो ऐसे अगर लौह की बात करें तो इसके 4 अयस्क मेन माने जाते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट और सिडेराइट। ये आपको लिखना है, सीधे लिखना है कि लौह या लोहा लिख लो। ठीक है, लौह खनिज या लोहा खनिज, इसमें लिखो 4 अयस्क होते हैं। क्या लिखोगे इसमें, 4 अयस्क होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट और सिडेराइट। और ये क्या होते हैं, देखिए ये सबसे शुद्ध लोहा माना जाता है, ये उससे थोड़ा सा कम शुद्ध, ये उससे कम, ये सबसे कम शुद्ध जो माना जाना चाहता है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये लिखना है लोहा की ये 4 खनिज 4 क्या है अयस्क हैं, और हैं कौन कौन से, हेमेटाइट, ये सब नहीं करना है आपको क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट और सिडेराइट। फिर आपको लिखना है कि सर्वाधिक जो शुद्ध लोहा तो हेमेटाइट। ठीक, ये आपको बस इतना करना है। यहाँ पे शायद लिखा भी होगा हेमेटाइट जो है इसको लोहे का ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका फैक्ट बढ़िया है, लिख लेना यहाँ से। इसका लाल रंग गिरवा ये मतलब नहीं है, आपको यहाँ से नहीं पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पे खनिज का नाम है और कुछ उनके राज्य संबंधित हैं, कुछ उनके प्राप्त स्थल हैं। तो ये बदलते रहते हैं अक्सर, लेकिन ज़्यादा कहाँ हैं, तो ये खनिज बहुत देर में बदलते हैं ना, जैसे कोई बड़ा भंडार ही मिल जाए तभी बदल जाएंगे। तो देखिए मैग्नीज का जो है, ये मैग्नीज उड़ीसा में भी मिलता है, महाराष्ट्र में भी मिलता है और मध्य प्रदेश में भी मिलता है। तो आपको ये सब नहीं करना, ये सब हम जो क्लास में करवा देंगे आके। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत कम कराना है, वो हम आपको क्लास में करा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कोयले पे। ठीक है, ये भी क्या लिखा है देखिए इसमें,
कोयला डाल लो हेडिंग। कोयला मुख्यतः हाइड्रोकार्बन से जो निर्मित एक ठोस क्या है, स्थानांतरित शिला है, या सॉरी संसरित, क्या लिखा है, संस्तरित, यानी कि रूपांतरित मानी परत वाली, ठीक है, शिला है। फिर लिखा है, ये भी आपको करना है, ये भी लिखना है, कोयला वनस्पति एवं जंतुओं का कार्बनिक अवशेष है। ये मैंने क्लास में कई बार बताया आपको, जो विभिन्न माध्यमों से अवसादी सेलों में पाया जाता है। तो ये वाला फैक्ट बहुत मोस्ट है। कोयला किस सेलों में पाया जाता है, तो अवसादी सेलों में। एक चीज़ अच्छा लिख लो यहाँ पे, देखिए ये मैं करवा रहा हूँ, यहाँ लिखिए लोहा पाया जाता है धारवाड़, कहाँ, धारवाड़ में। और कोयला पाया जाता है बेटा अवसादी, ठीक है, अवसादी चट्टानों में, ठीक। तो ये दो आपको कर लेने हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा एक और लिख लो, भवन निर्माण जो सामग्री होती है, जैसे कि चूना पत्थर और बलुआ पत्थर, कंक्रीट, है ना, ये सब विंध्यन क्रम में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो विंध्यन क्रम की चट्टानों में, ठीक। तो ये आपको थोड़ा सा एक बना लेना है अलग से सिस्टम। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर क्या लिखा है, भारत में उत्कृष्ट किस्म का कोयला गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। गोंडवाना क्षेत्र में, यहाँ पे ये लिख लो, उसके नीचे ही लिखो, मैं समझा देता हूँ। देखिए ये आपको जो करना है, कोयले में कोयला लिखोगे, वहाँ पे लिखो कोयला मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। देखिए नीचे लिखा भी होगा, हाँ लिखा है, ठीक है। कोयला मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 लिखोगे वहाँ पे एंथ्रेसाइट, ठीक। नंबर 2 बिटुमिनस, नंबर 3 लिग्नाइट, और जो नंबर 4 पीट कोयला, ठीक है। ये लिख लेना है आपको, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट कोयला। देखिए क्या होता है, जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन वो उतना अच्छा कोयला, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कार्बन होता है, ये क्या है, ये क्रम से लिखना बेटा, ABLP, ये इसकी ट्रिक है, यानी कि एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो एंथ्रेसाइट में सबसे ज़्यादा कोयला होता है, ठीक ना, 90 से 93 कहेंगे, 95 लिखा % होता है, ठीक है। तो ये आपके खैर काम का नहीं, ये आप पूछेगा नहीं, लेकिन हाँ ये पूछ सकता है कि सबसे अच्छा कोयला कौन, तो एंथ्रेसाइट, सबसे खराब कोयला कौन, तो पीट, ठीक। अब क्या है, उत्कृष्ट किस्म का कोयला गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है, गोंडवाना क्षेत्र पता है आप लोगों को। अब लिख लो यहाँ पे कि जो एंथ्रेसाइट है, एंथ्रेसाइट मुख्यतः जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक। ये आपको जरूरी लिखना है, एंथ्रेसाइट मुख्यतः जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो आपको कोयला में लिखना है, ये दो लाइन लिखनी, फिर इसके 4 प्रकार लिख लिए, है ना, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, बस इतना ही आपको लिखना है। एक फैक्ट और लिखो, ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में बिटुमिनस कोयले की प्राप्त होती है अपने भारत में। क्या सबसे कौन सा, बिटुमिनस सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक, ये भी ध्यान रखना। एंथ्रेसाइट कोयले का सबसे कठोर और चमकीला रूप है। अब देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, शायद आपको सिलेबस में नहीं है, देखो सबसे कोयले का अगर अच्छाई के रूप में, मतलब जो गुणवत्ता के रूप में देखो ना, तो सबसे पहले आता है एंथ्रेसाइट, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और पीट। लेकिन अगर विकास के क्रम में देखो, तो जैसे क्या हुआ कि वनस्पति सड़ी गली, तो सबसे पहले वो बनेगी, ध्यान सुनना, पीट कोयला। फिर बहुत सारा समय बीत जाएगा तो वो बनेगी लिग्नाइट, बहुत सारा फिर समय बीतेगा तो बनेगी कौन, बिटुमिनस, और सबसे ज़्यादा समय तक जो चट्टानों के नीचे दबा रहा है वो बनेगा एंथ्रेसाइट। इसी एंथ्रेसाइट से रूपांतरित होकर क्या बनता है, हीरा बनता है, ठीक है। तो अगर विकास के क्रम में देखा जाए तो सबसे नवीन कोयला अगर पूछा जाए तो कौन होता है, पीट होता है। सबसे पुराना कौन होता है, एंथ्रेसाइट होता है, और एंथ्रेसाइट के बाद में क्या बन जाएगा, उससे हीरा बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और लिग्नाइट कोयला का सर्वाधिक जो भंडारण कहाँ है, ये भी आपको जो लिखना है, ये तमिलनाडु में मिलता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये आया भी, यूपी में आया है, ठीक। तो कोयले से जो मैंने बातें बताई, एक तो ये 2 लाइन ऊपर की लिख लिया आपने, फिर इसके 4 प्रकार लिख लिए, ठीक है, 4 प्रकार लिख लिए। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट है, सबसे खराब पीट कोयला है, बिटुमिनस सबसे ज़्यादा मिलता है, और ठीक है, लिग्नाइट सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, तमिलनाडु में मिलता है, ठीक है। इतना आपने समझ लिया। ये विकास का क्रम था, आप लोग चाहो तो लिख लो, जो वरना आपको समझा दिया है, ठीक है, कि सबसे, हाँ ये लिखना, सबसे नवीन जो कोयला होता है वो होता है पीट पे था, सबसे नवीन कोयला पीट कोयला होता है, ठीक है। सबसे जो पुराना कोयला तो वो कौन होगा, एंथ्रेसाइट होगा। लेकिन सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट होता है, सबसे खराब कोयला वो पीट कोयला होता है।
ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब करना है भारत में रिफाइनरी। देखिए जो ऑयल होता है ना, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल ज़मीन से निकाला जाता है, उसको शुद्ध किया जाता है। तो वो शुद्ध कहाँ किया जाएगा? रिफाइनरी में किया जाएगा। तो रिफाइनरी से सिर्फ आपको इतना याद करना है कि कौन सी रिफाइनरी किस राज्य में है, बस। इससे ज़्यादा आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। जैसे डिगबोई कहाँ है? तो असम में है। ठीक है। और गुवाहाटी में नूनमती कहाँ है? नूनमती। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना डिगबोई, नूनमती और नुमालीगढ़, ये तीनों कहाँ हैं? असम में है। और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कोई सन नहीं लिखना है, ये सब नहीं लिखना, आपके पेपर में ये नहीं आएगा। ठीक है, तो इतना आपको सिर्फ करना है। ठीक है। और उसके बाद में ट्राम्बे, मुंबई में है ये महाराष्ट्र में है ट्राम्बे। ठीक, आपको बाकी कुछ नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से करने हैं। ठीक, फिर देखिए तातीपाका, ये लिख लेना है आपको, ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये कंपनीज़ के नाम लिखे हुए हैं, ये आपको नहीं करना है। कुछ मोस्ट हैं वो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक, फिर पारादीप, ये पारादीप कहाँ है? तो उड़ीसा में है, ये भी ध्यान रखना है, ये भी आपको लिखना है। हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, ये भी आपको लिखना है। ये क्या है? रिफाइनरीज में बता रहा हूँ, ये स्थान है जो एक्चुअली पूछ लेगा ना कि हल्दिया रिफाइनरी कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में लिखोगे। ठीक है, जैसे अपने मथुरा में एक जो थी रिफाइनरी है, तो ये पता है आपको, यूपी में है, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर बरौनी लिख लीजिए, बरौनी बिहार में पड़ेगा। ठीक है, ये कोयली भी लिख लोगे, ये कहाँ बेटा पड़ेगा? तो ये गुजरात में पड़ेगा। अब देखिए कुछ, ये तो सरकारी हो गई सारी, अब कुछ निजी क्षेत्र की हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक आपको यहाँ से ठीक याद रखना है, जामनगर जो रिफाइनरी इस टाइम में सबसे बड़ी रिफाइनरी है प्राइवेट क्षेत्र की। ठीक है, ये कहाँ है? गुजरात में है। और किसकी है भैया? तो ठीक है, ठीक, किसकी है? मुकेश जो अंबानी जी की है, उनके ग्रुप की है। ठीक है, तो अब देखिए ये एक लिख लीजिए, ये संयुक्त जो है उद्यम थी रिफाइनरी, कई लोगों ने मिलके और जो सरकार के साथ में जो मिलके ही बनाई जाती हैं। बीना, देखिए ये सारी जो रिफाइनरीज हैं पूर्णतः प्राइवेट कोई नहीं है। ठीक है, सब सरकार के साथ जो मिली होती हैं। तो बीना, ये लिख लो, बीना कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है, ये बहुत मोस्ट है। ठीक, आगे बढ़ जाए। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं लौह इस्पात उद्योग की, ये हेडिंग डालना है आपको। ठीक, इसमें क्या क्या बात करेंगे? देखिए देश के पहले लौह कारखाना बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी की स्थापना 1870 में बंगाल के कुल्टी में की गई, ये आपको लिखना है। 1870 बंगाल के कुल्टी में की गई। फिर क्या लिखना है? वर्ष 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको बोलते हैं टिस्को की स्थापना की गई। कहाँ? झारखंड के जमशेदपुर में। ये दो फैक्ट आपको लिख लेने हैं। ठीक, याद करना। फिर स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। लिखना नहीं है, नहीं ज़रूरत है आप लोगों को। एक ये हो गया 1870, एक 1907, एक ये आपको ये लिखना है। 24 जनवरी 1973 को भारत में लौह इस्पात उद्योग की देखरेख के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण, जिसका नाम है सेल, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, लिमिटेड, तो ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल का गठन 1973 में, ये आपको लिखना है। तो यहाँ से ये 3 फैक्ट आपको लिखना है। अब देखिए स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह कारखाना, ये लिख लेना है आपको। तो इंडियन आयरन एंड स्टील, ये 1918 में हुई। ये आपको नहीं करना, ये मैं कराऊंगा क्लास में, क्योंकि ये बहुत सारी हैं, आपको जरूरी करानी है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये 3 फैक्ट सिर्फ लिखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देख लिए यहाँ पे, देखिए पहली पंचवर्षीय योजना जो आई थी, हालांकि ये टॉपिक जो इकोनॉमिक्स का है जो, लेकिन थोड़ा समझो। यहाँ पे जो पहली पंचवर्षीय आई थी वहाँ पे कृषि पे जोर दिया गया था, दूसरी वाली भी उद्योग पे। तो लिखा है दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित जो है इस्पात संयंत्र, ये कभी कभी पूछे जाते हैं, कभी कभी बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 3 बहुत मोस्ट है। एक तो भिलाई में हुआ था, भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ये आपको जो ऐसे ही छाप लेना है बिल्कुल। ठीक, स्थापना 1955 में हुई थी और रूस की सहायता से हुई थी, ये सब मोस्ट है। फिर राउरकेला, ये कहाँ है? ये उड़ीसा में है, स्थापना 1959 में हुई थी जर्मनी की सहायता से। फिर दुर्गापुर, ये पश्चिम बंगाल में है, स्थापना 1959 में ब्रिटेन की सहायता से। इसका एक सूत्र भी लोग बताते हैं, राज भर दूब। क्या है? राज भर दूब, यानी कि कहते हैं कि राउरकेला जर्मनी की सहायता से और भिलाई
तो रूस की सहायता से, और दुर्गापुर किसकी, ब्रिटेन की सहायता से, दूब, ठीक ना। तो ये यही पूछा जाता है, राजभर दूब। चाहो तो ये आपको याद रखना, वैसे तो आपको याद जो हो जाएगा, 2-4 बार पढ़ोगे तो ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए ये एक टेबल आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक। कुछ एल्युमिनियम कंपनियां हैं, सहायक देश इतने ठीक ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप जो लिख लेना ये कहाँ हैं ये ज़रूरी है, ठीक। तो जैसे इंडाल्को, ठीक है, ये कहाँ है, ये कनाडा के सहयोग से जो ठीक बना था, और ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल में है। लेकिन ये जो इसकी ये 3 राज्य दिए हैं, ये क्या है इसकी, ठीक है, इकाइयाँ हैं, ठीक। फिर हिंडाल्को 1958 में बना था, अब ये रेनकूट उत्तर प्रदेश में है। बाल्को ये कोरबा छत्तीसगढ़ में है, जो मैं टिक कर रहा हूँ वही आपको लिखना है जहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर मालको ये चेन्नई, ये यहाँ पे लिखिए, ये मेट्टूर में है, मतलब ये मुख्यतः कहाँ, तमिलनाडु में है। तीनों स्थान ये तमिलनाडु के हैं, ठीक है। तो मालको कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। ये क्वेश्चन सीधे पूछते कि भैया कि हिंडाल्को कंपनी कहाँ है, तो आप बताओगे पश्चिम बंगाल में, हिंडाल्को रेणकूट में, बाल्को छत्तीसगढ़ में, और मालको तो तमिलनाडु में। फिर वेदांता ये झारसुगुड़ा कहाँ है, ये उड़ीसा में है। और नालको कहाँ है, तो ये जो उड़ीसा में है ये भी। तो ये इसको आपको ध्यान में रखना है, ये यहाँ पे ज़रूरी एक आपकी सूची है, ठीक है। अब वहाँ पे जो आपको छुड़वाया था वो यहाँ पे आप कर लो। लौह इस्पात जो उद्योग 1974 में कहाँ पे, तो कुल्टी में। एक सेकंड, हाँ अब देखिए लौह इस्पात उद्योग 1874 में कुल्टी, ये आपको करवाया था, वहाँ पे छुड़वा दिया था, यहाँ कर लीजिए। पहला व्यवस्थित लौह इस्पात केंद्र की स्थापना किया गया। तो पहला व्यवस्थित लौह इस्पात केंद्र कौन, कुल्टी में। कुल्टी कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। कब, 1874 में। दूसरा क्या क्वेश्चन है, लिखिए पहला एल्युमिनियम उद्योग स्थापित किया गया, ऐसे लिखिए पहला एल्युमिनियम उद्योग, तो 1837 में जेके नगर। जेके नगर कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। ये हो गया फैक्ट। फिर लिखिए पहला सीमेंट का कारखाना 1904 में स्थापित किया गया, चेन्नई में, ठीक। ऐसे करना है आपको, ये भी करना है। फिर करना है भारत में, ठीक, रासायनिक उद्योग की शुरुआत कब हुई, तो 1906 में। कहाँ, तमिलनाडु में। सीधे तमिलनाडु लिखिए यहाँ पे, ठीक है। फिर अगर बात करें जहाज़रानी की, जहाज़रानी मतलब जहाज़ वगैरह बनते हैं, तो विशाखापत्तनम, क्या लिखोगे, पहला जहाज़रानी उद्योग कहाँ लगाया गया, तो 1941 में। विशाखापत्तनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। इसका नाम क्या था, हिंदुस्तान शिपयार्ड, ठीक है। फिर एक बहुत मोस्ट है, सूती वस्त्र उद्योग के बारे में क्या लिखेंगे, तो लिखिए प्रथम सूती वस्त्र मिल कारखाना कहाँ लगाया गया, तो 1818 में कोलकाता में। यहाँ थोड़ा टेक्निकल है, देखना आप लोगों को। क्वेश्चन आए प्रथम सूती वस्त्र की मिल, तो लिखोगे कोलकाता 1818 में। अगर क्वेश्चन आ जाए प्रथम सफल सूती, ये भी लिखना है, प्रथम सफल सूती मिल, तो 1854 में मुंबई में। तो ये 2 क्वेश्चन लिखना है। प्रथम सूती मिल 1818 कोलकाता में, लेकिन ये क्या हुई थी, सफल नहीं हुई थी। फिर दूसरी जो लगाई गई 1854 में मुंबई में, ठीक है। ये कवास जी डावर थे, कौन थे, कवास जी डावर, इन्होंने लगाया था, कवास जी डावर ने, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन लिखेगा कि जूट उद्योग की स्थापना पहली, तो 1955 में। कहाँ, रिसड़ा, कोलकाता में, ठीक। ये आपको करने हैं सारे। ऊनी वस्त्र उद्योग, तो पहला ऊनी वस्त्र की मिल कहाँ बनाई गई, 1876 में। कहाँ, कानपुर में। तो इसको ध्यान से लिखना, ये सब आपके लिए क्या है, मोस्ट हैं। आगे बढ़ जा। देखिए टीचर से गलतियां होती हैं, क्योंकि हम भी इंसान हैं, अब भी इंसान हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे 1955 जो था, हम भी क्या बता दिए कि 1955, यहाँ है क्या बेटा, 1855 है। लेकिन तुरंत पकड़ में आ गई जो गलती, तो पकड़नी चाहिए। आप लोग भी कुछ पकड़ना, तो वो आपको हमको भेजना है, ठीक है। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। तो मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ पे आपकी ज्योग्राफी लगभग समाप्त होती है। देखिए मैंने बहुत छोड़ के करवाया है आपको टॉपिक, क्योंकि आपके जीडी के अनुसार कराया है, आपके रेलवे के अनुसार कराया है, ठीक है। अभी क्या है, मैं इसके बाद में क्लास में कल से जो है इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा, अर्थव्यवस्था बताऊँगा आप लोगों को। उसके बाद में हिस्ट्री। तो मुश्किल से 1 महीने में ये सब कुछ हो जाएगा, ठीक। मेरी सारी जीएस 1 महीने में हो जाएंगी। उसके बाद में मैं दोबारा क्या करूँगा, आपके नोट्स से जो आपने नोट्स बनाए हैं वो अपने पास रख के
फिर से एक बार इन पे बात करूँगा, देखूँगा। तो जो चीज़ें और मुझे इसमें बढ़ानी हैं, जो डिटेल से बतानी है, तो वो मैं आपको वहाँ बता दूँगा, ठीक है। कोई गलती हो, कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताइएगा। आप लोगों से बार बार मैं कहता हूँ, डिस्कशन ज़रूर किया करो, टीचर से, स्टूडेंट से, दोस्त से। डिस्कशन करने से क्या होता है, हमारा ब्रेन की स्टॉर्मिंग होती है, हमारा ब्रेन अच्छा चलता है, हम क्या जानते हैं ये हमको पता चलता है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन किया करो, ठीक है, क्लास में भी पूछा करो, बस पढ़ते रहो। और फिर से वही बात कह रहा हूँ कि ज़रूरी ये होता है लाइफ में कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपकी प्राथमिकता क्या है। आप कोचिंग आ रहे हैं, सिर्फ कोचिंग आने की प्राथमिकता है या परीक्षा में पास होने की प्राथमिकता है। हम अपनी लाइफ में जो चीज़ सबसे ऊपर रखते हैं, जिसको टाइम देते हैं, वो तुम्हारा होगा, ठीक है। अगर आप वास्तव में आपकी प्राथमिकता नौकरी पाना है और नौकरी पाने के लिए आप अपनी पढ़ाई को टाइम दे रहे हैं, तो बिल्कुल कठिन नहीं है। क्योंकि सबसे ज़रूरी बात होती है, लोग कहते हैं कि कठिन नहीं है तो सबको काहे नहीं जो मिल गई। ज़रूरी होती है कि हम किस टाइम पे डेडिकेशन में थे और कब नहीं थे। सही समय पर सब कुछ होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। कुछ लोगों का जो लाइफ में टाइम निकल जाता है, बाद में वो सीरियस होते हैं, बाद में समझते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो जो असफल होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या जी, ठीक, ये आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, कोई भी एस्पिरेंट हो, बहुत अच्छा टाइम है। अपना पूरा मन लगाओ पढ़ने में, ठीक है, टाइम दो और प्राथमिकता पे रखो पढ़ाई। जितने भी मौज मस्ती हैं दुनिया के सब करो, लेकिन वो द्वितीयक स्तर पे रख के करो, नंबर 1 पे नहीं। नंबर 1 पे क्या करो, पढ़ाई, करियर बनाना, ठीक है दोस्तों। पढ़िएगा, बताइएगा। धन्यवाद।